Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope you all will be fine. It's me Misha and welcome to another video that is about electronic configuration. So let's get started. सबसे पहले electronic configuration की definition को देखते हैं. So the distribution of electrons around the nucleus in a various shells and subshells. के इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन के इलेक्ट्रॉन्स की तकसीम अराउंड द न्यूक्लियस के इर्द गिर्द उसके शेल्स में और सब शेल्स में अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी के ऑर्डर के अकॉर्डिंग के शेल्स की एनर्जी जैसे जैसे हम शेल्स में मूव करते जाते हैं बाहर की तरफ उस तरह से एनर्जी इंक्रीज कर दी जाती है. उस हिसाब से हमने इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन करनी होती है. इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. उसको हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहते हैं. सो सिंपल वर्ड्स में ये है क्या इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन है. जिस तरह हमने एटम के शेल्स के अंदर न्यूक्लियस के बाहर शेल्स होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को रखना है. उनको किस तरह से हर शेल के अंदर किस तरह से डिवाइड करना है. पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं. तो ये सब कुछ हमने करना होता है और उसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. अब नेक्स्ट डेफिनेशन के बाद हम देखते हैं शेल्स. शेल्स क्या होते हैं. अभी देखिए एक एटम का स्ट्रक्चर है. उसके बिल्कुल मिड में जो ब्लैक सा है ये है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स. अब न्यूक्लियस के बाहर जो ये फर्स्ट सर्कल आपको नजर आ रहा है ये है शेल, फर्स्ट शेल. उससे नेक्स्ट वाला जो ये वाला सर्कल है ये है सेकंड शेल. उसके बाहर में जो ये वाला है ये है थर्ड शेल और उसके बाहर में है जो वो है फोर्थ शेल. तो मिड में न्यूक्लियस, उसके इर्द गिर्द होते हैं शेल्स और इन शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो रिवॉल्व करते हैं. ये देखें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन डिफरेंट शेल्स. कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इन डिफरेंट शेल्स के अंदर जो है ना वो रिवॉल्व करते हैं यानी कि घूमते हैं. तो अब इन शेल्स को नेम दिया गया है. सबसे फर्स्ट शेल को हम कहते हैं के शेल. उससे नेक्स्ट वाले शेल को सेकंड शेल को कहा जाता है एल शेल. थर्ड वाले को कहा जाता है एम एंड फोर्थ वाले को एन शेल. इस तरह से आगे मूव करते जाते हैं. तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि के शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं. क्योंकि मैंने आपको बताया है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इन शेल्स के अंदर रिवॉल्व करते हैं. तो हमें कैसे पता चलेगा कि फर्स्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकंड में कितने हैं, थर्ड में कितने हैं और फोर्थ में कितने हैं. सो हम उनको डिटेल में डिस्कस करते हैं. अब यहाँ लिखा है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट अ शेल कैन अकोमोडेट इज गिवन बाय 2n². यानी कि एक शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आने हैं वो हम इस फार्मूले के थ्रू पता कर सकते हैं. n इज द शेल नंबर. अब n यहाँ पे क्या है, शेल नंबर है. जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. जैसे कि हम इस के शेल की एग्जांपल लेते हैं. ठीक है, हमने ये बात की है कि n इज अ शेल नंबर, कि n जो है ना वो शेल नंबर है. तो के यहाँ पे कौन सा शेल है, फर्स्ट शेल है ना, तो इसका नंबर क्या हुआ 1. तो अब हम इस 1 को इस फार्मूले के अंदर पुट करते हैं. तो 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 1 और 1 का क्या है ऊपर, 1 का है ऊपर स्क्वायर. तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है. तो वो ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर के आंसर आ गया वो है 1. तो 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 2. इसका क्या मतलब है, अब आंसर आ गया हमारे पास 2. इसका क्या मतलब है कि फर्स्ट शेल के अंदर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं. कि ये जो के शेल है इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं. चलिए दूसरी एग्जांपल लेते हैं. हम एग्जांपल लेते हैं n की. ठीक है, अब हम इस n की एग्जांपल लेते हैं. n कौन से नंबर वाला शेल है ये बताएं. फर्स्ट k है, ये सेकंड है, l m थर्ड है और n 4 नंबर वाला क्या है, शेल है. तो अब n क्या है हमारे पास, n के आंसर ये वाला n. इस n का आंसर क्या है हमारे पास, n है ये वाला 4. क्योंकि n क्या है, शेल नंबर. इस n की हमने देखने हैं कि इस n के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं. तो ये 4th नंबर वाला शेल है. तो n की इस n की वैल्यू क्या हो गई, इस n की वैल्यू हो गई 4. तो हम पुट करते हैं फार्मूले के अंदर. तो 2 इंटू 4, ये 4 और इसका आ जाएगा स्क्वायर. 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16. 2 वैसे का वैसे और नीचे आ गया ब्रैकेट के अंदर 16 क्योंकि 4 का स्क्वायर होता है 16. 4 इंटू 4 इक्वल्स टू 16. अब ये ब्रैकेट ये क्या हो रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं. तो 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आता है, 32 आंसर आता है. 32 आंसर आता है. तो 32 आंसर आया है. इसका मतलब है कि n शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 32 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं.
सो इस तरह से हम किसी भी शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं ये फाइंड आउट कर सकते हैं इस फार्मूले के थ्रू 2n²। सो होप सो आपको यहाँ तक क्लियर है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बेसिकली हम इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूशन को कहते हैं कि हम इलेक्ट्रॉन्स को किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि फर्स्ट शेल में कितने हैं, सेकंड में कितने हैं, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब सेकंड पे हमने देख लिया शेल्स। तो बेसिकली न्यूक्लियस के बाद जो सर्कल्स होते हैं उन्हें शेल्स कहा जाता है। नेमिंग होती है उनकी, सबसे फर्स्ट शेल को हम के कहते हैं, देन एल, एम एंड एन, इस तरह से ये आगे मूव करता जाता है। उसके बाद हमने देखा कि एक फार्मूला है 2n², जिसमें n जो है वो शेल नंबर है। उसके इस फार्मूले को यूज करके हम किसी भी स्पेसिफिक शेल के अंदर हम फाइंड करना चाह रहे हैं कि उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो हम क्या करते हैं इस फार्मूले में पुट करते हैं और हमारे पास आंसर आ जाता है कि उस स्पेसिफिक शेल के अंदर बेसिकली कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। आई होप इतना क्लियर होगा। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब नेक्स्ट आ गया सब शेल्स। ये शेल से भी कोई छोटी कैटेगरी है। ग्रुपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल। पहले हमने बात की थी कि शेल के अंदर हमने इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब ये है ग्रुपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल। एक शेल के अंदर हमने इलेक्ट्रॉन्स को जो है ना वो उनकी ग्रुपिंग करनी है। बेसिकली ये ना ये सब डिवीजन है शेल की। पहले न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के बाद शेल्स थे यानी कि एटम। सबसे पहला था एटम, ठीक है, ये मैंने न्यूक्लियस ड्रॉ किया उसका। इसके बाद थे शेल्स, ठीक है, मैं 2 ही शेल ड्रॉ कर रही हूँ। अब हमने बात की है ये शेल्स है ना, ये भी, ये रेड वाला और ये अंदर सर्कल भी, तो इनके अंदर की सब डिवीजन शेल की सब डिवीजन क्या कहलाती है? सब शेल। अ सब शेल इज अ सब डिवीजन ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स, यानी कि शेल्स की भी सब डिवीजन है, वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है सब शेल कहलाती है। अब देखें सब शेल्स कौन कौन से होते हैं। SPDF, ये हमारे सब शेल्स हैं। हमारे शेल्स कौन कौन से थे? शेल्स का नेम था K, उसके बाद L और उसके बाद M और इस तरह से सो ऑन। लेकिन हमारे सब शेल्स क्या हैं? वो हैं SPDF, और ये आपने इसी तरह लोअर केस में लिखने हैं, यानी कि स्मॉल लेटर्स में ही लिखने हैं। नंबर ऑफ सब शेल्स इन अ शेल इज इक्वल टू इट्स n वैल्यू। इस बात का क्या मतलब है कि जितने भी हमारे पास एक शेल के अंदर सब शेल्स होंगे ना, वो उसकी n वैल्यू के इक्वल होगा। मैं साथ में टेबल देखें, बल्कि यहाँ बात की है कि जितने सब शेल होंगे ना एक शेल के अंदर, वो उसकी n वैल्यू के इक्वल होंगे। अभी देखें यहाँ n वैल्यू है, ये n वैल्यू दी गई है, ये n वैल्यू है जिसमें 1 2 3 4 बेसिकली मेंशन किया गया है n वैल्यू। अब देखिए k जो है ना वो फर्स्ट शेल है, यानी कि कौन सा शेल है? पहला शेल है। L कौन सा शेल है? दूसरा शेल है। M कौन सा शेल है? तीसरा शेल है। N कौन सा शेल है? चौथा शेल है। अब वो कह रहे हैं कि जितने यहाँ n वैल्यू होगी ना, उतने ही इस शेल के अंदर सब शेल्स आएंगे। जैसे कि K पहला शेल है ना, तो इसके अंदर कितने सब शेल होंगे? एक ही है, ओनली S, सिर्फ S सब शेल जो है ना वो K शेल के अंदर आता है। अब दूसरा है L, L कौन सा शेल है? सेकंड वाला, तो इसके अंदर भी यहाँ पे 2 है ना, इसका मतलब है कि इसके अंदर सब शेल कितने आने चाहिए? 2 आने चाहिए, S और P। अब M है थर्ड वाला, यानी कि इसकी n वैल्यू क्या है? 3। 3 का मतलब है कि इसके अंदर सब शेल कितने होने चाहिए? 3 होने चाहिए। तो देखें S, P एंड D, तो इनके अंदर इसके अंदर 3 सब शेल आते हैं। लास्ट पे आ जाता है N। N के n वैल्यू क्या है? N की n वैल्यू क्या है? 4, यानी कि ये 4th नंबर वाला शेल है। तो इसके अंदर कितने सब शेल्स होने चाहिए? इसके अंदर 4 सब शेल होने चाहिए, वो है SPDF। अब मैं आपको बता दूं कि सब शेल 4 ही होते हैं, ठीक है, S, P, D एंड F। K शेल के अंदर एक सब शेल आता है, L शेल के अंदर 2 सब शेल आते हैं, M शेल के अंदर 3 सब शेल आते हैं, N शेल के अंदर 4 सब शेल आते हैं। अब देखें, हमने फार्मूले से निकाला था ना कि L के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 2 आते हैं ना, L के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। L के अंदर कितने आते हैं? अब L देखें है सेकंड वाला, तो हमने फार्मूला पढ़ा है अभी 2n और स्क्वायर। तो L कौन से नंबर वाला है? सेकंड वाला, तो इसकी n वैल्यू क्या हुई? 2 हुई। यहाँ पर 2 पुट करें, 2 का स्क्वायर क्या आता है? 4 को 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा आंसर? 8, ठीक है। ऐसे 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, यानी कि L शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 8 आते हैं। सो M शेल के अंदर आते हैं 18 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसी तरह से M के अंदर देखें तो यहाँ पे 3n वैल्यू है इसकी। अब पुट करें इस फार्मूले के अंदर
3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 18। तो इसी तरह एम शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 18। एन शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, एन शेल के अंदर आते हैं 32 इलेक्ट्रॉन्स, 32 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब सब शेल को हम जो है ना मैं आपको डिटेल से बताती हूँ इसके बारे में। सो हमने देख लिया शेल्स जो हैं वो KLMN इससे नेमिंग होती है उसकी, और सब शेल्स होते हैं SPDF जो कि होते हैं सब डिवीजन ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स की। हाँ जी, ये हाँ आ गई इंपॉर्टेंट चीज। देखें अब सबसे पहले मैंने मेंशन किए हैं सब शेल्स, ठीक है, क्योंकि सब शेल्स जो है ना वो सब डिवीजन है किसकी, शेल की। तो हम पहले सब शेल को देखते हैं जो कि मैंने बताया आपको शेल की सब डिवीजन है। वो 4 तरह के होते हैं SPDF। अब एक और बात यहाँ पे आ जाती है, सब शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हमने रखने हैं, ठीक है। तो S जो है ना हमारा सबसे पहला सब शेल है और इसके अंदर हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अब P जो है वो हमारा सेकंड सब शेल है, उसके अंदर आते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, ये आपने ज़बानी याद करना है। D जो है वो है थर्ड सब शेल और इसके अंदर आते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स, और F जो है ये है हमारा फोर्थ सब शेल और इसके अंदर आते हैं 14 इलेक्ट्रॉन्स। इतना आपने याद कर लिया ना तो आगे जो है ना वो काम बहुत ईजी हो जाएगा। अब देखें, ये हमें याद है कि S के अंदर 2 आते हैं, P के अंदर 6 आते हैं, 8 D के अंदर 10 आते हैं और F के अंदर 14 आते हैं। तो अब हम देखते हैं शेल्स। शेल का एक तो फार्मूले से आप निकाल सकते हैं, दूसरा आप देखें कि के शेल के अंदर हमने बताया ना कि एक ही सब शेल आता है, वो होता है S, और S कितने इलेक्ट्रॉन्स कैरी करता है, वो कैरी करता है 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो मतलब क्या हुआ, के शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अब बात करते हैं दूसरे शेल की, L शेल। L शेल होता है दूसरे नंबर वाला, यानी कि इसके अंदर कितने सब शेल्स होंगे, 2 होंगे, S और P। अब हमने बात की है कि S जो है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, उसके अंदर आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, और P वाले के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, P सब शेल के अंदर आते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6 + 2 = 8 इलेक्ट्रॉन्स। L शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अब बारी आ जाती है थर्ड वन की, विच इज M शेल। M शेल जो है ये थर्ड वाला है, तो इसका क्या मतलब है कि इसकी N वैल्यू 3 है और इसके अंदर सब शेल्स कितने आएंगे, 3 आएंगे। तो S, P और D, S में कितने आते हैं इलेक्ट्रॉन्स, 2 आते हैं, P में कितने आते हैं, 6 आते हैं, और D में कितने आते हैं, 10 आते हैं। तो आप टोटल इनको सम कर लें, 2 + 6 = 8 एंड 8 + 10 = 18। तो M के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आए, 18। इसी तरह से N की भी है, SPD, F के अंदर होते हैं बेसिकली 14। तो इन सबको जब हम सम करते हैं तो वो आंसर आ जाता है 32। सो इस तरह से भी हम सम कर सकते हैं कि एक शेल के अंदर बेसिकली कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, एक फार्मूले से भी हो जाता है और इससे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ है इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, कि हमने इनको लिखना किस तरह से है। अब हमें कह देते हैं कि आप हमें लिख के बताएं कि पहले शेल के अंदर दूसरे शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स और किस तरह से आते हैं, तो हमने उसको किस तरह से लिखना है। मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि हमने जो है ना वो शेल्स नहीं मेंशन करने होते कि के शेल के अंदर एक है, फिर आगे उस दूसरा एल शेल के अंदर इतने हैं और आगे एम शेल के अंदर इतने हैं, बल्कि हमने सब शेल्स मेंशन करने होते हैं। ये एस है, एस पी एस, ये क्या है, ये सब शेल्स हैं। ये मैं आपको बताती हूँ उन्होंने किस तरह से लिखे हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किस तरह से करते हैं मैं आपको भी डिटेल से एक्सप्लेन करती हूँ। तो मैंने आपको बताया कि अभी हमने किस तरह से करनी होती है, सब शेल्स के थ्रू S, उसके बाद P, उसके बाद D और उसके बाद लास्ट पे आ जाता है F। इन 4 सब शेल्स को लेके हमने चलना है। तो सिंपल तरीका मैं आपको बताऊं, अब देखें यहाँ पे एग्जांपल मैंने ऐड की है, वो है सोडियम की। सोडियम के अंदर होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 11 इलेक्ट्रॉन्स। अब हमने इसकी कन्फिग्रेशन लिखनी है। सबसे पहले हमने इलेक्ट्रॉन्स किधर डालने हैं, सबसे पहले हमने इलेक्ट्रॉन्स डालने हैं फर्स्ट शेल के अंदर। ये जो सोडियम के न्यूक्लियस के साथ है ना ये वाला, ये फर्स्ट शेल है, इसके अंदर हमने डालने हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं ये हम सबको पता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। और इसके अंदर सब शेल कितने होते हैं, एक ही सब शेल होता है S, और उसके अंदर आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। तो हम कन्फिग्रेशन लिखते हुए सबसे पहले लिखेंगे 1S, यानी कि 1S का मतलब है कि ये पहला शेल है। 1 का मतलब है फर्स्ट शेल, फर्स्ट शेल का S सब शेल, और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स, 1s2। ऊपर हम मेंशन करते हैं उसकी क्वांटिटी
कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1s2। 1s2 का मतलब है कि इसके फर्स्ट शेल के अंदर, s सब शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब सेकंड पे, अब ये शेल कंप्लीट हो गया क्योंकि फर्स्ट शेल के अंदर दो ही इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो ये शेल तो कंप्लीट हो गया। अब हमने मूव करना है सेकंड शेल की तरफ। अब सेकंड में हमने बात की थी, सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, सेकंड में आते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि सेकंड के अंदर 2 सब शेल होते हैं, s और p। s के अंदर आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स और p के अंदर आते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए सेकंड शेल के अंदर। तो अब यहाँ हम डालेंगे कॉमा। अब बारी आ जाएगी सेकंड वाले शेल की, तो उसके अंदर 2 सब शेल होते हैं ना, तो उसमें हम लिखेंगे सबसे पहले 2, कि ये सेकंड शेल का हम बता रहे हैं, 2s2 ऊपर आ जाएगा 2, और साथ में ही हम p का भी बताएंगे क्योंकि इसके अंदर 2 सब शेल हैं, तो 2p6। यहाँ पे इनकी तादाद क्यों पूरी हो रही है, s के अंदर 2 पूरे आ गए, दूसरे s के अंदर भी 2 पूरे, p के अंदर भी 6 के 6 पूरे, वो इसलिए क्योंकि सोडियम के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये 10 कंप्लीट हुए हैं अभी, 6 + 2 + 2 10 कंप्लीट हुए हैं। तो अब एक रह गया इलेक्ट्रॉन, अब हम वो जाएंगे थर्ड वाले शेल के अंदर, क्योंकि थर्ड वाले दूसरे वाले शेल के अंदर 2 ही सब शेल होते हैं, s और p, और ये दोनों यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। तो थर्ड वाले के अंदर अब हम जाते हैं, तो थर्ड वाले में हम लिखेंगे 3। अब इसके अंदर 3 सब शेल होते हैं, सबसे पहला होता है s, 3s। अब इसके ऊपर आ जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पे आके 11 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाते हैं, 6 और 2 8, 8 और 2 10, और 10 और ये वाला 1 मिला के 11 इलेक्ट्रॉन सोडियम के कंप्लीट हो गए। इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं। अच्छा, वैसे मैं आपको एक फन ही समझ लें आप, मैं आपको बताती हूँ। हमने इसको इस तरह से याद किया था कि एक सेंटेंस बना के उसको हमने याद किया था, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल, इस तरह करके हमने इसको याद किया था। तो ये देखें आप, स्कूल, फिर ये वाला एस स्कूल, ये पी फॉर पब्लिक, नेक्स्ट एस फॉर स्कूल, तो इस तरह से स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, फिर आगे पी दोबारा आता है। पी क्यों दोबारा आता है, क्योंकि अगर इसके अंदर सपोज करें 14 इलेक्ट्रॉन्स होते, तो ये 2 इसमें जाने थे, तो ये 12 कंप्लीट होने थे, तो आगे 2 बच जाने थे ना सोडियम के अगर होते, तो 3s2 कंप्लीट होना था, उसके बाद s के बाद आना था p, तो p के अंदर बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन्स आने थे। तो इसी तरह से स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली जो है ना ये चलता है, इस तरह से की जाती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ मजीद, ताकि क्लैरिफाई हो जाए। यहाँ पे मैंने एग्जांपल ऐड की है क्लोराइड आयन की, मतलब सिंपल एटम की मैंने नहीं की, आयन की है। आयन किसे कहते हैं, कोई भी वो स्पीशीज जिसके ऊपर कोई चार्ज हो उसको आयन कहा जाता है। अब ये देखें, ये सिंपल एटम है, क्लोरीन एटम। ये है कि इलेक्ट्रॉन जब क्लोरीन एटम के अंदर एंटर हुआ तो इसने बना दिया नेगेटिव आयन, जिसको हम कहते हैं अनाइन। सो ये आयन है। अब इस आयन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने करनी है। अब मैं आपको यहाँ बता दूं कि क्लोरीन के अंदर ना बेसिकली 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। 17 इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन के अंदर होते हैं, क्लोरीन एटम के अंदर, ठीक है। अगर हम सिर्फ इस क्लोरीन की बात करें ना, तो इसमें सिर्फ 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं क्लोराइड आयन की। तो क्लोराइड आयन में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन एंटर हो गया है इस क्लोरीन एटम के अंदर, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, फिर 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो हमने अब इसकी जो है ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी है। हमने इलेक्ट्रॉन्स को जो है मद्देनजर रखना है कि हम क्लोरीन एटम की कर रहे हैं या फिर क्लोराइड आयन की कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर रहे हैं क्लोराइड आयन की, जिसके इलेक्ट्रॉन्स हैं 18। हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स डालने हैं, जो कि है हमारा के शेल, और उसके अंदर आते हैं एस सब शेल आता है, जो एक ही सब शेल आता है उसके अंदर, वो होता है एस। तो एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 2। तो ये फिल हो गया 1s2। 1 का मतलब है यहाँ पे कि फर्स्ट शेल है एस सब शेल उसका, और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब फर्स्ट शेल कंप्लीट हो गया, अब हम चलते हैं सेकंड शेल की तरफ, और उसलिए हमने यहाँ पे 2 शो किया। सेकंड शेल में 2 सब शेल होते हैं, एस भी होता है और पी भी होता है। तो इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स अब ऐड करते हैं, 2 इसमें आ गए, तीसरा चौथा हमने इसमें 2s में रख दिया, 2s2 यानी कि इस s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, चाहे वो फर्स्ट शेल का है, चाहे वो सेकंड शेल का है, चाहे वो थर्ड शेल का सब शेल है ना, उस s के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आने हैं। तो इस गैस के अंदर भी 2 पूरे हो गए, तो ये 4 कंप्लीट हो गए, 1s2 2s2।
अब 2p6 है, अब यहाँ पे 2p है, तो इसका मतलब है कि हमारा सेकंड शेल का सेकंड वाला सब शेल है, सेकंड शेल है हमारा L वाला और उसके अंदर है P सब शेल, उसके अंदर 2 सब शेल आते हैं ना, तो उसके अंदर P भी हमने कंप्लीट करना है। तो P में आते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये 6 कंप्लीट हो गए, ये टोटल हो गए हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब बाकी बच गए 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब बारी आ गई है थर्ड वाले की, वो है 3s2। 3s2 मतलब कि तीसरे सब शेल का पहला तीसरे शेल का पहला सब शेल, तो वो 3s2 भी कंप्लीट हो गया, और उसके बाद 3p6। इसी तरह से ये 18 इलेक्ट्रॉन्स इनके अंदर कंप्लीट हो गए। इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं कि सबसे पहले हम फर्स्ट शेल में डालते हैं, उसके सब शेल के अंदर s में उसको फिल करते हैं, फिर उसके बाद जितने इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं वो सेकंड में जाते हैं, उसमें भी पहले हम s उसका सब शेल फिल करते हैं, उसमें 2 आ गए, उसके बाद हम उसका नेक्स्ट सब शेल फिल करते हैं, वो 6 है, तो इस तरह से सेकंड शेल भी फिल हो गया। थर्ड पे हम जाते हैं, उसका s p और d है, अगर 19 या 25 इलेक्ट्रॉन्स होते तो वो d वाले सब शेल में भी आने थे। सो इस तरह से जब तीसरे के 3 ही सब शेल होते हैं ना, एस पी डी, तो जब डी भी कंप्लीट होना था फिर हमने 4s स्टार्ट करना था, चौथे शेल का पहला सब शेल। सो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की जाती है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है? इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देना उनके शेल्स के अंदर, उनके सब शेल्स के अंदर। शेल्स होते हैं के एल एम और सब शेल होते हैं एस पी डी एफ। इस तरह से एक हमने फार्मूला देखा था 2n² का, कि अगर हमने देखना है किसी भी शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो हम इस फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे n जो है ना वो किसी भी शेल नंबर है, अगर हमने देखना है कि 5वें शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं तो हम यहाँ पे 5 पुट कर लेंगे। 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 50, यानी कि उस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 50 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। सो इस तरह से हम इस फार्मूले को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख ली। सबसे पहले हम एस सब शेल फिल करते हैं, फिर एस पी, उसके बाद एस पी डी। सो इस तरह से शेल्स के अकॉर्डिंग उनके अंदर जो सब शेल होते हैं हम फिल करते जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स हमारे फिल होते जाते हैं, और इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की जाती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। आई होप आपको लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अब इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन एंड टेक केयर।